हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। मैं शालिनी शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। हम ग्रेड 8 सिविक सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 रीड करने वाले हैं आज। अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। उससे पहले एक बार आप प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कुछ लोगों को किसी कल्चर या किसी रीजन से थोड़ा सा अलग कर देते हैं। उस अलग करने को, उस लाइन को हम कहते हैं मार्जिनलाइजेशन। मार्जिन किसी भी बुक या कॉपी में आप देखेंगे, हमारा एक लास्ट में या शुरू में जो लाइन है उसके साइड्स को हम मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन कब होती है? जब किसी चीज को हम अलग कर दें, थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, एक लाइन वहां बना दें, उसे बोलते हैं मार्जिन। उसे बोलते हैं लाइन खींचना। किसी रीजन से हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को अलग कर देते हैं, उसे बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन। उसके बहुत बहुत और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा है, वो स्कूल में है और वो बहुत, आप मान लीजिए कि किसी और कल्चर से बिलोंग करता है या किसी और रिलीजन से बिलोंग करता है, बहुत ज्यादा पुअर है, तो उस बच्चे को किसी तरीके से जो बहुत अच्छी उस पे हैं, मिडिल क्लास में नहीं है, जो अच्छे लेवल पे हैं, वो बच्चे उस बच्चे को थोड़ा 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 करके अलग कर देंगे, उनसे दूरी बना लेंगे, और उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनलाइजेशन। उसे अलग करना। वो रीजन कोई भी हो सकता है वो कोई एक बच्चा हो, वो स्पोर्ट्स खेलता ही नहीं, उसे पसंद ही नहीं हो खेलना, तो जब वो आप प्ले कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या किसी एक पर्टिकुलर फुटबॉल या कोई बास्केटबॉल खेल रहे हैं, मगर क्या हुआ, उस बच्चे को वो गेम पसंद नहीं है, तो वो धीरे धीरे उससे डिस्टेंस बना लेंगे। वो बच्चों का ग्रुप उससे डिस्टेंस बना लेगा। वही सेम चीज क्या होती है जब आप किसी कल्चर के होते हैं, पर्टिकुलर कल्चर, पर्टिकुलर रिलीजन। जब आप किसी एक्सेंट, मतलब आप अगर तेलुगु या साउथ इंडियंस को देखिए, वो लोग हिंदी बोलेंगे तो उनका एक्सेंट बहुत अलग आता है, उनका इंग्लिश का एक्सेंट भी इनफेक्ट बहुत अलग आता है। या आप किसी बंगाली को बोलेंगे हिंदी बोलने, तो भी उसका एक्सेंट अलग आएगा। आप राजस्थान के कल्चर में देख लीजिए, किसी शेखावाटी अलग आता है, आप अलवर तरफ जाएंगे तो वहां अलग आएगा, तो ये एक्सेंट अलग आता है, आपके बोलने का तरीका बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो उस ग्रुप को अगर कोई और ग्रुप या कोई और जो आसपास के लोग हैं सराउंडिंग में, वो नहीं अपनाते हैं और उससे थोड़ी दूरी बना लेते हैं, तो हम उसे बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है सिविक का। कुछ ग्रुप्स और कुछ कम्युनिटीज इसके बारे में सोचते भी हैं, और इसके बारे में क्यों आज पढ़ाया जा रहा है कि ये किसी को बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार भी बना सकता है, किसी बच्चे को। अगर आप किसी क्लास में ऐसा करते हैं, तो वो बच्चा धीरे धीरे, जब उसको पता चलेगा मैं अलग हो रहा हूं या लोग मुझसे दूरी बना रहे हैं, तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, खाने पीने में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ये चीजें ना करें, ऐसा ना हो, या कोई कर रहा हो तो हम उसे समझाएं। इसलिए इस चैप्टर में ये टॉपिक इस सब्जेक्ट में रखा गया। इसी में एक पूरी स्टोरी है आदिवासियों की, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आदिवासीज एंड मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, एक आदिवासी फैमिली है जो दिल्ली में, सोमा और हिलन है, वो क्या देख रहे हैं? वॉचिंग रिपब्लिक डे परेड ऑन टीवी विद देयर ग्रैंडफादर। अपने दादा के साथ टीवी पे एक परेड देख रहे थे, तो वहां वो देखते हैं कि कुछ आदिवासी लोग हैं, वो डांस कर रहे हैं, उनका जो कल्चर दिखाया जा रहा है वो डांस वाला। तो वो बच्ची बोलती कि दादू ऐसा हमेशा ही क्यों कि हमारा जो कल्चर है वो डांस का ही दिखाया जाता है, क्या हमें और कुछ नहीं आता था, या क्या हमें और कुछ नहीं आता है? तो उनके दादू बोलते हैं, जब मैं बहुत यंग था, जब मैं छोटा था, आवर विलेज इन उड़ीसा वॉज ब्यूटिफुल। हमारा जो बहुत उड़ीसा में जो हमारा विलेज था बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था। वी गॉट एवरीथिंग वी नीडेड फ्रॉम देयर, फ्रॉम द लैंड एंड द फॉरेस्ट अराउंड अस। हमें सब कुछ मिलता था, कहाँ से? वहां के लैंड से, वहां के फॉरेस्ट से, जहां वो रहते थे। वी इन टर्म रेस्पेक्टेड द लैंड, द ट्री एंड द फॉरेस्ट। बदले में हम क्या करते थे? रेस्पेक्ट करते थे ट्रीज की, फॉरेस्ट की। ठीक है। सडनली वी वर टोल्ड दैट द फॉरेस्ट वॉज नॉट आवर्स। अचानक हमें ये पता चलता है कि वो फॉरेस्ट हमारा नहीं है। कुछ लोग आते हैं, वो बताते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स
and contractors cut down the large part of it. We protested, they beat us and they took us to the court when we did not have our lawyers and could not fight our case. उस टाइम हमारे पास ना कोई लॉयर था, ना हम केस फाइल कर सकते थे, केस लड़ सकते थे. तो क्या हुआ, उन लोगों ने पहले पेड़ काट दिया. जब हम लोग प्रोटेस्ट करने लगे, उनके अगेंस्ट में जाने लगे, तो केस फाइल हुआ. मगर हम लॉयर नहीं थे, नहीं हम अफोर्ड कर सकते थे, तो क्या हुआ, हम केस हार गए. देन हाउ डिड यू सर्वाइव दादू. बच्ची पूछते हैं फिर दादू आप कैसे सर्वाइव किए, आप लोगों ने कैसे सर्वाइव किया. Many of us were forced to leave our home and find seasonal work in nearby towns. बहुत सारे लोगों को जो है वो काम नहीं मिल रहा था, तो आसपास की जगह सीजनल काम कौन सा होता है, जैसे संक्रांत के दिनों में पतंग बेच ली, सर्दियों के दिनों में आप कुछ वो मूली गाजर पत्ते वाली सब्जियां बेच ली, कोई दिवाली आ तो दिए बेच लिए. तो सीजनल, कोई किसी एक पर्टिकुलर कोई फंक्शन या पर्टिकुलर सीजन या पर्टिकुलर फेस्टिवल के लिए जब कमाई करते हैं लोग, उसको बोलते हैं सीजनल. देन दी कंपनी वाला स्केम, दे सेड देयर आयरन अंडर आवर लैंड, दे वांटेड टू माइन इट. उसे आयरन था, लोहा है वहां, और हम उसे निकालना चाहते हैं. किसने बोला, किसी कंपनी वालों ने. दे प्रॉमिस जॉब एंड मनी इफ वी सोल्ड आर लैंड टू देम. उन्होंने बोला कि अगर आप अपनी लैंड बेच देंगे तो यहाँ का जो आयरन निकलेगा तब हम क्या करेंगे, आपको पैसे देंगे. इफ वी सोल्ड आर लैंड टू देम, सम विलेजर्स वर एक्साइटेड, बहुत ज्यादा खुश थे तब. अदर्स सेड दैट वुड गेट नथिंग, सेम गेव थंब प्रिंट्स नॉट रियलाइजिंग दे वर सेलिंग देयर लैंड्स ऑफ. वो थंब प्रिंट लगाया था, अंगूठा लगाए थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो लोग क्या, उन्हें बाद में पता चला कि हम कुछ पा नहीं रहे थे बल्कि हम खो रहे थे. वो क्या था, हमारा लैंड. ओनली अ फ्यू वर गिविंग टोकन जॉब्स बट मोस्ट अस डिड नॉट सेल. बहुत सारे लोगों ने सेल नहीं किया और बहुत सारे कुछ लोगों को ही जॉब मिली. Then they beat and threatened us till eventually everyone was forced to sell and abandon the land of their forefathers. They had the support, the authorities, our whole way of living vanished overnight. एक रात में ही सब कुछ खत्म हो गया, हमें मारा गया, बीट किया गया. कब तक, जब तक कि हम फोर्स नहीं करें कि उस लैंड को हम बेच दें. ओ दादू, एंड आर लैंड वॉट, फिर क्या हुआ हमारे लैंड में. फॉर आर 30 acres वी गॉट अ लिटिल मनी फ्रॉम आर कॉन्ट्रैक्टर. हमारा जो 30 एकड़ का जमीन था, उसके लिए जो मनी मिला, मनी फ्रॉम आवर कॉन्ट्रैक्टर. आई नेवर सॉ मोस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स अगेन, वापस मैंने कभी भी अपने दोस्तों को नहीं देखा. ओ दादू, एंड आवर लैंड व्हाट, द मनी हार्डली लास्टेड इन द सिटी. We had no means of livelihood anymore. We were all cramped into a tiny rented home. How we missed our carefree life, the open space. सब कुछ मिस कर दिया, open space. हम फोर्स, इतना मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई, हम रेंटेड रूम्स में रहने लगे. आफ्टर अ फ्यू इयर्स योर फादर गॉट अ जॉब इन दिल्ली. वी ऑल मूव्ड देयर. ठीक है. Those were very difficult time. That is why both of us did not go to school for several years. काफी टाइम तक आप लोग स्कूल नहीं गए थे, दादू बता रहे. I hated going back to school. We had missed so much of our studies and their children made fun of us. We spoke Santhali at home and did not knew Hindi. हिंदी नहीं आती. वो एक पर्टिकुलर रिलीजन है, कल्चर है, उनका लैंग्वेज अलग है, वो हिंदी नहीं आती थी बच्चों को. I wish I could have shown your friends our village before it was destroyed. मैं चाहता तो मैं आपके फ्रेंड्स को ये दिखाता कि हमारा विलेज कितना सुंदर था, कितनी अच्छी जगह थी. अब जब वो ये बोल रहे हैं कि जब आप तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो सब देखते तो शायद खुश होते. We can still tell them about our village. It has a lot of teach them. One day I'll make a movie on the story. I'll story the आदिवासी story. ये पूरी स्टोरी बताई है मार्जिनलाइजेशन को. काफी कुछ आपको समझ में आ गया होता है. आदिवासी कौन होते हैं, आदिवासी कौन सा, क्या होते हैं आदिवासी. आदिवासी का जो टर्म है वो ओरिजिनली इनहैबिटेंट्स होता है. कम्युनिटीज दैट लिव्ड एंड कंटिन्यू टू लिव इन ए क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट. ज्यादातर कहाँ रहते हैं वो लोग रहते हैं फॉरेस्ट वाले एरिया में, इन्वायरमेंट जहाँ सराउंडिंग्स पेड़ पौधे बहुत सारे हों. आदिवासी नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, अनएजुकेटेड लोग होते हैं, अनएजुकेटेड, पढ़े लिखे नहीं है, थोड़े उसका जो कैटेगरी है वो लोअर कैटेगरी होती है. मगर एक बात
वैसे मैं पर्सनली बताती हूँ, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। उनको इनकी जड़ी बूटियों की, इनके पेड़ पौधों से मेडिसिन बनाने की इतनी अच्छी नॉलेज होती है जो हम पढ़ लिख के भी नहीं समझ पाएंगे किसी पेड़ को देख के। वो इतने स्मार्ट होते हैं। तो आदिवासी की पूरी डिटेल इसमें देते हैं। अराउंड 8% जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो आदिवासियों की है। ज़्यादातर ही आदिवासी जो एरिया अपने इंडिया में जो कवर करते हैं वह आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, जमशेदपुर, रौरकेला और काफ़ी कुछ, वो मैं पूरी डिटेल आपको दूंगी, अब ये इन शॉर्ट में बताती हूँ आपको। और झारखंड, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे आप देखेंगे काफ़ी आदिवासी आपको मिलेंगे। वो नॉर्मली शिव जी की, गणेश जी की ऐसे कोई पूजा नहीं करते, वो स्पिरिट की करते हैं। जैसे माउंटेन हो गए, एनिमल्स हो गए, लैंड हो गए। ये कैसे पूजा करेंगे? पौधों की पूजा करेंगे, जानवरों की, गाय की पूजा करेंगे। वो माउंटेन, पर्वत की पूजा करेंगे। नेचर के ज्यादा अटैच है। अगर वो कहीं फॉरेस्ट में आप रह रहे हो, नेचर के अटैच हो, तो आप उन्हीं को भगवान मानेंगे, तो आप उसी से कनेक्ट करो। वो शिव जी को या गणेश जी को, पार्वती जी को ऐसे नहीं पूजा करते। वो क्या करेंगे? नेचर से रिलेशन जिनका होगा, जैसे हड़प्पा टाइम में हमने पढ़ा है, हड़प्पा और इनमें मोहनजोदड़ो में क्या होता था, वो नारी की पूजा किया करते थे, है ना। वो किसकी? एक सींग वाले गाय की पूजा, या गाय बोलो, बैल बोलो, उनकी पूजा किया करते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग वैसे ही नेचर के पास रहते, उनका सराउंडिंग्स कैसा था? नेचर से रिलेटेड था, सराउंडिंग कैसा था? नेचुरल था बहुत, इस वजह से। वैसे ही सेम आदिवासियों के साथ है, ठीक है। रिवर स्पिरिट, जैसे गंगा, यमुना, इनकी, सिंध की करते थे वो, यहाँ पे गंगा की कर लिया, यमुना की कर लिया। रिवर स्पिरिट जो होता है, उनका खान पान कैसा होता? खान पान भी वही होगा जो फॉरेस्ट में मिलेगा। पिज्जा बर्गर तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली क्या होगा? फ्रूट्स होंगे, पत्ते होंगे, है ना। कमल ककड़ी जो होती है वो, उनके पत्ते, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वैसे जो कि फॉरेस्ट में आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। वो आदिवासी होता है। तो हु आर आदिवासी, उसका पूरा मैं एक चार्ट बना देती हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में, आप उससे देखिए। तो रिटर्न में मैं आपको अभी बताती हूँ। आदिवासी ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स मतलब जहां वो रहते हैं, वहां के कई सालों से रहते चले आ रहे हैं, वहां वो बस चुके हैं। 8% पॉपुलेशन, इंडिया की ऑलमोस्ट 8% जो पॉपुलेशन है वो किनकी है? आदिवासियों की। टोटल पॉपुलेशन जो है इंडिया की, उनमें से जो परसेंट बताया वो यहाँ बताया 8% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। बेसिकली जो जमशेदपुर, रौरकेला, बोकारो, भिलाई और 500 डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वो आदिवासियों के यहाँ है। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनिंग का इनका काम होता है, और वहां पे वो, वहीं पे उनका एज अ वर्कर वो लोग काम करते हैं, और वहां पे बहुत ज्यादा उनका डेवलपमेंट हो रहा है, बोल सकते हैं। वहीं उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। स्टेट्स मेनली कौन कौन से स्टेट्स में है? छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये वो स्टेट्स हैं जहां पे इनकी मेजॉरिटी है, ये ज्यादा से ज्यादा वहां पर रहते हैं। लैंग्वेज है इनकी संथाली। बेसिकली जो इंडिया की जितनी भी लैंग्वेज है वो किससे डेवलप हुई है? संस्कृत से। संस्कृत से कैसे चेंज हो के, जैसे हिंदी, देवनागरी हम जानते हैं कैसे प्रोसेस हुआ था, कैसे चेंजेस आए थे, मगर बेसिकली जो इनकी लैंग्वेज है वो संथाली है। आप कहीं इंटरनेट पे या गूगल पे भी सर्च करेंगे तो ये आराम से आपको मिल जाएगी ये इस लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज की कैसी बोली है, कैसे ये बोलते हैं। वो वर्शिप किसकी करते हैं? मैंने आपको बताया अभी भी कि रिवर, माउंटेन, एनिमल्स, जो भी नेचर से रिलेटेड होगा उनकी वो पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ खाना हो गया, उनका रहना, खाना, बसना, हर चीज किस चीज से रिलेटेड है? सब कुछ नेचर से, तो इसलिए पूजा भी उन्हीं की करते हैं। रिवर, एनिमल, माउंटेन, स्पिरिट्स मतलब उनको देवीय शक्तियां जो होती हैं, जैसे देवीय नहीं सॉरी शक्तियां जो होती है, वो उनको लगता है कि उन्हीं में है सारे, ब्रह्मांड की शक्ति जो है इन्हीं में बसती है, हम इन्हीं की पूजा करेंगे। नेक्स्ट जो शक्ता, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति और क्रिश्चियनिटी में वो लोग काफी कुछ धीरे धीरे बिलीव करना शुरू कर चुके हैं, करते रहते हैं। अब इसमें एक टॉपिक है आदिवासी एंड स्टीरियोटाइप।
हम बचपन से जो भी हमारे स्कूल के फंक्शंस हैं, या मूवीज देख लीजिए, या प्ले देख लीजिए, या फिर आप कोई मैटर देख लीजिए, रिटन मैटर, उसमें हम क्या देखते हैं? ज्यादातर हम ये देखते हैं कि आदिवासी जो होते हैं वो हेडगियर पहने हुए हैं, कलरफुल ड्रेसेस में हैं और डांस कर रहे हैं। कलरफुल ड्रेस है, अलग अलग डांस कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं लगते, कि वो पढ़े लिखे नहीं है, हमें लगता है थोड़ा एक्सोटिक हैं या फिर थोड़े बैकवर्ड हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने उनका एक ऐसा ही स्टेटस, एक ऐसा ही हमने उनके अपने दिमाग में उनके बारे में एक सोच बना ली है जो बिल्कुल गलत है। आप अगर यकीन करें तो हमारे फॉरेस्ट से जितना भी मटेरियल आता है यूज करने के लिए, या आप बोल सकते हैं आयरन, ओर, मेटल, गोल्ड, सिल्वर, या फिर एनिमल की जो स्किन होती है उसका कितना काम आता है, हर्ब्स हो गए, मेडिसिन हो गए, पेड़ों से जो फर्नीचर बनता है, वो सब कुछ कहाँ से आता है? फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट का हेड कौन? आदिवासी। तो हमें इस चीज की नॉलेज किन से हुई थी? आदिवासियों से हुई थी। तो वो किसी भी तरीके से बैकवर्ड या एक्सोटिक नहीं हुआ करते, ठीक है। और धीरे धीरे, मगर फोर्स आप मान लीजिए, या धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, उसके कारण क्या हो रहा है? हेविली डिपेंडेंट है, वैसे तो हम डिपेंडेंट है आदिवासियों पे, मगर अब उन्हें क्या लगने लगा है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए? माइग्रेट होना चाहिए सिटीज की तरफ, ठीक है। और आफ्टर मिड 19th सेंचुरी के आसपास, मिड 19th सेंचुरी के आसपास क्या होता? वो फोर्सफुली माइग्रेट हो रहे थे फॉरेस्ट से। किस तरफ? आदिवासी कहाँ जा रहे थे? झारखंड, उसके आसपास की जगह असम, जहाँ पे टी गार्डनिंग होती है, और वहां वो लोग काम करते थे। काम क्या करते थे वो लोग एज अ वर्कर काम कर रहे थे, ठीक है। और जो अभी जो सिचुएशन है, जैसे जो हम अभी सिचुएशन देख रहे हैं, वो यही है कि वो लोग सब काम करने के लिए माइग्रेट हो रहे हैं, और हम जो कि फॉरेस्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, वो जो कनेक्शन था हमारा, वो टूटता चला जा रहा है। तो किसी भी तरीके से अगर हम ये सोचें कि हम मुझे मार्जिनलाइजेशन वाला जो हमारा ये चैप्टर है, वो आदिवासियों के लिए बेसिकली हमारे जो दिमाग में सेट है वो यही है कि आदिवासी थोड़े हटके हैं, अलग है, मगर वो ऐसा नहीं है, वो भी हमारा ही पार्ट है। 8% बिलोंग करता है उनका पॉपुलेशन हमारे इंडिया में। तो ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं है कि हम उन्हें अलग कर दें हमेशा के लिए, या उनके बारे में कुछ अलग सोचें। वो भी अपने तरीके से और अपने एरिया में, अपने रिलीजन कल्चर में बहुत ही बेस्ट है, जैसा कि हम सब हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं कि जो डेवलपमेंट्स जो उनको जरूरत है आदिवासियों को, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और क्या क्या डेवलपमेंट की उन्हें जरूरत है। 50% डिस्प्लेस्ड ड्यू टू माइंस। 50% जो आदिवासी हैं इंडिया के, उन्हें माइंस वगैरह, जो कि हमें पता है कि फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज्यादा गोल्ड, सिल्वर, कोल, कॉपर, मिनरल जो भी है वो वही मिलता है, और इसीलिए वहां एग्जिस्ट करते हैं आदिवासी, क्योंकि वो उनके जीने का जरिया है। अब वहां से अगर गवर्नमेंट को कुछ निकालना है तो ऑब्वियसली वहां से उन लोगों को हटाना पड़ेगा, जो वहां रहते हैं उन लोगों को वहां से हटाना पड़ेगा। और इसका ये इफेक्ट होता है कि वो कहीं और माइग्रेट करते हैं। 50% आदिवासियों को इस वजह से माइंस बनाने से, फोर्सफुली बोल दीजिए, कि वहां से हटाया जाता है, बिना पेपर वर्क के, बिना किसी भी चीज के, कि हमें यहाँ पे काम करना है, यहां से आपको हटना पड़ेगा। 79% फ्रॉम आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नंबर है, 79%। इस एरिया से, जहां ऑलरेडी हमने लास्ट वाले फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, सबसे ज्यादा आदिवासी इसी एरिया में, यहीं से हटाया जा रहा है। क्योंकि कुछ ना कुछ, जैसे हम अगर नेशनल पार्क बनाते हैं, आगे आएगा, नेशनल पार्क हो गया या माइंस की खुदाई, फैक्ट्रीज हो रही है, फैक्ट्रीज चल रही है, या फिर पहाड़ों की खुदाई हो रही है, वहां पे मार्बल्स के लिए, स्टोन्स के लिए, रॉक्स के लिए, अलग अलग। तो क्या करना होगा? वहां के लोगों को हटाना पड़ेगा। इट मीन्स आदिवासियों को हटाना पड़ेगा, उन्हें वहां से जाना पड़ेगा। वहां से जाने का मतलब है, आप सोचिए, अगर हम किसी जगह में बचपन से वहीं पले बड़े हैं, हमारी जनरेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो चली आ रही है, दादा नाना की, वो सब वहीं है, और हमें अचानक बोले कि प्लीज यहाँ से चले जाइए, हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री का कोई काम कर रहा है, तो कहीं और सेट होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उस सिचुएशन में, कि एकदम से, क्योंकि आपकी वो
जो जनरेशन है उसके बाद वाली जनरेशन तक का वो इफेक्ट होता है, इसीलिए ये लोग एजुकेटेड नहीं हो पाते। लिटरेसी रेट जो है इनकी बहुत ज्यादा डाउन है, फाइनेंशियली ये इतने ज्यादा वेल नहीं है। इन सब का ये बहुत बड़ा रीजन है, इन्हें माइग्रेट होना पड़ता है एक से दूसरी जगह पर। नेक्स्ट, 54 नेशनल पार्क्स एंड 372 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ऐसे एरिया में आप वाइल्ड लाइफ बनाएंगे कहाँ, जहां पे फॉरेस्ट होगा, पेड़ पौधे होंगे, प्लांटेशन होगी, वहीं आदिवासी रहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन रही है, लोग आ रहे हैं शेर बाघ चीता देखने के लिए और बीच में वहां आदिवासी भी अपने तीर चला रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, तो हो नहीं सकता। तो वहां से ऑब्वियसली उन्हें हटाना पड़ेगा। उनको हटाने का मतलब है उन्हें कहीं और भेजना। 1,09,652 किलोमीटर्स के एरिया से, जो टोटल बता रहा है हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का और नेशनल पार्क का, वहां से उन्हें जाना पड़ता है, वहां से उन्हें भेजा गया है, हटाया गया। बहुत बड़ा एरिया है और उसका रीजन क्या है? नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, माइनिंग हो गई, वाटर, अंडरग्राउंड वाटर के लिए उन्हें वहां से हटाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग वैसे ही नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वैसे ही जगह पे रहेंगे ना जो बहुत वेल्दी हो, वहां सब कुछ अवेलेबल हो इजीली। और वही गवर्नमेंट को या हमें चाहिए होता है, इसलिए गवर्नमेंट ऐसा करती है, इसलिए उनको जाना पड़ता है। ठीक है, उनके साथ ऐसा जब हम, ये डेवलपमेंट का सोर्स हमारे लिए, अगर उनके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है? दे हैव लूजेस देयर लाइवलीहुड, इवन शेल्टर, फूड, माइग्रेटेड टूवर्ड्स टाउन, लूजेस देयर इनकम, कस्टम एंड ट्रेडिशन। उनका जीने का जरिया खत्म हो गया, शेल्टर, घर जो उन्होंने बनाए वो नहीं बचे, माइग्रेट कहाँ हो रहे? टाउन की तरफ। उनके जो कस्टम से ट्रेडिशन थे वो सब कुछ छूटता चला गया पीछे। अब मैं जहां रह रही हूँ, मान लीजिए मैं राजस्थान में हूँ, अब मैं मेरे बच्चों को कोई कल्चर सिखा रही हूँ राजस्थान से रिलेटेड, जो मैंने सीखे मेरे दादी नानी से, तो मैं उस एरिया में रह रही हूँ तभी बता रही हूँ ना, हाँ बच्चा यहाँ पे ये होता है, यहाँ ऐसा होता है, हम ऐसा करते हैं, ये ट्रेडिशन है, गणगौर बनती है, तीज बनती है। या केरला में जो रहेंगे, उड़ीसा में जो रहेंगे, वो साउथ में हम रंगोली बनाते हैं, हम चावल की रंगोली बनाते हैं, हम मांडना बनाते हैं, जो भी वॉटेवर। तो वो जो चीज थी वो दूसरी जगह माइग्रेट होते वो तो खत्म हो गई, वो क्या सिखाएंगे वहां? उन नए बच्चों को वो चीजें तो पता ही नहीं जो ऑलरेडी उनकी जो लास्ट जनरेशन या उनके जो फोर फादर्स थे वो करते थे, उनको कुछ भी नहीं पता। तो ये सब कुछ ट्रेडिशन, उनका कस्टम, सब कुछ पीछे छूटता चला जा रहा है। बट इसका भी आगे है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोवाइड करती है जस्टिस। कैसे करती है? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको जस्टिस प्रोवाइड करना ही पड़ेगा अगर उनको एग्जिस्ट में रखना है। तो धीरे धीरे जैसे संथाली जो लैंग्वेज है उनकी कहीं खोती चली जा रही है, नॉर्मल तो हम लोग कभी यूज ही नहीं कर रहे थे, फिर भी कई लोग जानते थे, वो पीछे छूटता चला जा रहा है। ये एक लैंग्वेज है इंडिया की, बहुत ज्यादा अच्छी प्यारी लैंग्वेज है, तो वो किसी को भी नहीं पता चलेगा। अगर हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या बताएंगे अगर हम उनको इस तरह से मार्जिनलाइज कर देंगे। माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन। माइनॉरिटीज का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ग्रुप ए है, ग्रुप बी, ग्रुप में ए में 20 बच्चे हैं, ग्रुप बी में 50 बच्चे हैं, तो माइनॉरिटी मतलब न्यूमेरिकल कम कौन है? ग्रुप ए। ग्रुप बी नहीं है, ग्रुप ए। तो ग्रुप ए वाला जो ग्रुप है वो बी वाला ग्रुप हमेशा उस पर प्रेशर डालेगा, उस ग्रुप को हमेशा वो अपने आप को सुपीरियर मानेगा और इसको सुपीरियर नहीं मानेगा। वो फोर्स करेगा तो इन पे करेगा, उनको पता है कि हम ज्यादा लोग हैं, पढ़ेंगे तो ज्यादा होगा, ऑफिसर्स लेवल पे आएंगे तो उनका ग्रुप ही ज्यादा होगा। मैं एक बात बता रही हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनेंगे तो उनके ग्रुप में जो लोग हैं वो ज्यादा बनेंगे, तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। ये ऑलरेडी बहुत ही कम है, 10-15, तो 10-15 में एक आधा कोई ऑफिसर बन गया, यहाँ है 50-50 में से 15-20 बन गए, फर्क तो बहुत है। माइनॉरिटीज में जो लोग होते हैं उनको मार्जिनलाइज करना बहुत इजी हो जाता है उन लोगों के लिए जो मेजॉरिटी में है। आई बात समझ में? नहीं तो एक और ऑप्शन देती हूँ। मान लीजिए कि बहुत सारे एक ग्रुप बैठा है, 4-5 लड़कों का ग्रुप बैठा है, यहाँ 20 लड़कों का ग्रुप बैठा है, तो वो मेजॉरिटी में कौन है? 20 वाले, 4-5 वाले माइनॉरिटी में, तो वो उनको धमकाएंगे, मारेंगे, क्योंकि वो उनको पता है कि वो लोग ज्यादा हैं, इकट्ठे ग्रुप में ज्यादा लोग हैं और ये लोग कम है। ठीक है, मगर फिर भी गवर्नमेंट इसके लिए एक एक्शन लेती है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। क्या अलाउ करता है?
वो बोलता है कि इन्हें सेफ गार्ड नीडेड है, प्रोटेक्शन नीडेड है, सेफ गार्ड नीडेड है, प्रोटेक्शन नीडेड है। अगर वो जस्टिस चाहते हैं, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, केस फाइल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ना तो उनके पास इतना इनकम होता है, इनकम का सोर्स है कि वो किसी लॉयर को हायर करें और सालों साल केस लड़ते रहें। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि शायद ही कुछ सॉल्व होगी। मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन, 14.2% पॉपुलेशन है टोटल इंडिया में मुस्लिम्स की, 14.2%, सच अ स्मॉल पॉपुलेशन। ये लोग क्यों है माइनॉरिटीज में, मुस्लिम माइनॉरिटीज में क्यों है? मैं किसी एक अलग उस पर नहीं जा रही हूँ, जैसे पाकिस्तान में देखो तो हिंदू बहुत कम होंगे, इतना ही पॉपुलेशन हिंदू का होगा वहां पे, मगर यहाँ पे इसका रीजन क्या है कि हम इन्हें मार्जिन कर देते हैं? कई बार होता है, जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, आप देखोगे किसी ब्राह्मण जा रहा है या बनिया जा रहा है या जैन जा रहे हैं या फिर गुप्ता जा रहे हैं, तो आपको कुछ डिफरेंस लगेगा? आप ये बोलोगे वो इंडियन है, आपको कुछ लगेगा? आपको पता चलेगा उनके गेटअप से, आपको पता चलेगा उनके रहने सहने से कि वो किसी और कस्टम को अपना, मतलब उनका रिलीजन, उनका कस्टम कुछ और है, नहीं पता चलेगा। बट मुस्लिम्स का पता चलता है इजीली जस्ट बिकॉज ऑफ देयर गेटअप। क्यों? क्योंकि वो एक, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई रहती है, लड़कियां होती है वो बुरके में होती है ब्लैक कलर की, उनकी मेहंदी का कलर किया हुआ होता है, वाइट गेटअप होता है जेंट्स का। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर वो दूसरे मंदिर में जाते हैं, वहीं सॉरी उसमें मस्जिद में जाते हैं, वहीं उनकी वर्शिप होती है, वहीं प्रेज होती है, तो ये कुछ चीजें हैं, उनके कुछ कस्टम्स हैं जो उनको अलग करती है इंडियंस। अब एक नॉर्मल ब्राह्मण जाता हुआ या आपको जैन जाता हुआ या गुप्ता जाता हुआ दिखेगा, तो आप उसको नहीं, उसको स्पेसिफाई कर सकते कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई। इन लोगों ने एक अलग अपना डिस्टेंस वैसे भी क्रिएट कर लिया है कि हम थोड़ा अलग रहें, तो वैसे सबके नजर में आते हैं। तो वो माइनॉरिटीज में, इसलिए उसका रीजन भी ये बहुत बड़ा है कि वो सब कुछ नजर में आते हैं कि ये एक जो कैटेगरी है वो मुस्लिम्स की है। मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, मैं एक बात बता रही हूँ कि क्यों माइनॉरिटीज में ये आते हैं, उसका रीजन क्या है। ठीक है, अब 14.2% पॉपुलेशन है, अगर हम ये देखें इसका रीजन, एक और रीजन कुछ फैसिलिटीज है, एक लिटरेसी जो है इनकी कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, ये भी अकॉर्डिंग टू जितनी फैमिलीज है उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ज्यादा है मुस्लिम्स की, मगर उनकी एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम है। अब मैं कुछ चीजें बताती हूँ, जैसे कि हमारे है इसमें कि जो कच्चा हाउस या पक्का हाउस या इलेक्ट्रिसिटी या टैप वाटर सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सिख में आप देखेंगे, कुछ नोट कर लीजिएगा, 91% जो है उनके पास पक्का हाउस है सिख। किनकी में? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख। सिख में कितना है? 91%। इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली, अगर घर पक्का है उनका तो इलेक्ट्रिसिटी भी उनके पास ज्यादा ही होगी, तो सिखों के पास ही इलेक्ट्रिसिटी वाली जो अवेलेबिलिटी है, जो फैसिलिटी है, वो सबसे हायर है। टैप वाटर मतलब नल का पानी, जो पानी आ रहा है वो कहाँ है? 49% अगेन विथ सिख। तो सिख वाला, हाँ, सिख की जो कम्युनिटी है उनके पास पक्का हाउस 91, इलेक्ट्रिसिटी 896, टैप वाटर 49% हाईएस्ट है। अब मैं लोएस्ट की बात करती हूँ, तो पक्का हाउस सबसे कम किसके पास है? 63% मुस्लिम, 63.8। इलेक्ट्रिसिटी किसके पास है सबसे कम? अगेन 67.5 मुस्लिम्स। टैप वाटर 35.8 मुस्लिम्स। पक्का हाउस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी कम है, फिर पानी भी कम है, ऐसी जगह पे जहां पे पानी इलेक्ट्रिसिटी कम है वहां इनके घर है, तो उनकी पॉपुलेशन भी, अब ओवरऑल देखो, उनके जो ऑफिसर्स होगा, एजुकेशन ही नहीं मिलेगी तो ऑफिसर्स कम ही बनेंगे ऑब्वियसली। तो अगर हम देखें कि मुस्लिम्स में पॉपुलेशन 13.5 है, आईएएस पे 3, आईपीएस पे 4, आईएफएस 1.8, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट 3.3, स्टेट पीएसयू 10.8, बैंक्स एंड आरबीआई 22। ह्यूज डिफरेंस। और भी कुछ मैं एक दो चीजें और बता देती हूँ, जैसे लिटरेसी रेट जैन्स का 86 है, जेएनयू में 86 है, हिंदूज का 63, मुस्लिम्स 57,
क्रिश्चियन 74, सिख 67, बुद्धिस्ट 71। तो जैन जो है वो 86 हाईएस्ट पे है। एजुकेशन में, लिटरेसी में टोटल है अपना 74, हाईएस्ट है 86, लोएस्ट है हमारा मुस्लिम्स 57। बहुत सारे रीजंस है जिसके कारण ये माइनॉरिटीज में आते हैं। एक और टॉपिक है आदिवासी एंड स्टीरियोटाइप, ये मैं छूट के वापस बताती हूँ। स्कूल फंक्शंस में आप देखेंगे कि बहुत सारी मूवीज में आप देखेंगे क्या होता है, आदिवासियों को कैसा दिखाया जाता है, हेड गियर पहने हुए, कलरफुल ड्रेस, और वो डांस कर रहे हैं, कुछ एजुकेशन रिलेटेड कुछ भी नहीं, कुछ साइंटिफिक, कुछ उनमें, आपको पहले भी मैंने बताया वो इंटेलिजेंट तो बहुत होते, बिना पढ़ाई के भी उन्हें नॉलेज होती है कि कौन से हर्ब, कौन सा पेड़, कौन सा पत्ता, कौन सा जानवर, कहाँ अंडरग्राउंड वाटर है, कहाँ मिनरल है, बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। वैसे ही जैसे कि जंगल के जानवरों में होती है कि पानी वो कितने डिस्टेंस से सूंघ लेता है, बहुत दूर से उन्हें पता होता है, वैसे ही वो बहुत ज्यादा क्लेवर होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हेड गियर पहनते हैं या कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं, वो डांस करते हुए अपन सोचते हैं वो बड़े एक्सोटिक से हैं, बैकवर्ड है, बिल्कुल इसका मतलब बिल्कुल गलत है। फॉरेस्ट जो है वो फुलफिल्ड है मिनरल से, बहुत सारे मिनरल से, गोल्ड से, सिल्वर से, एनिमल से, इन सब चीजों से। तो वो क्यों लाइक है ना, अपने आप को हम क्यों सोचे उनके लिए कि बहुत ज्यादा माइनर है। तो टोटल ये हमारा इसका, अच्छा अब इसका जो कंक्लूजन है वो क्या निकलता है, कंक्लूजन बच्चे ये निकलता है कि किसी को भी हमें मार्जिनलाइजेशन की तरफ नहीं धकेलना चाहिए, उन्हें भी ग्रो करने का, डेवलप होने का पूरे चांसेस देने चाहिए। जहां भी कमी लग रही है गवर्नमेंट को उसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि उन्हें भी उतना ही राइट है, उतने ही राइट्स जितने हमें मिले हैं उनके पास भी हैं, उनको भी जस्टिस का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से है, वी हैव लॉट्स ऑफ लाइक राइट्स एंड वी प्रोवाइड लॉट्स ऑफ जस्टिस टू देम एज वेल, मगर फिर भी कुछ स्टेप्स और लेने पड़ेंगे उन्हें आगे बढ़ाने के।